बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कोहेसिव डिवाइसेस को डिस्कस किया। कोहेसिव डिवाइसेस की टाइप्स पढ़ी। उन्हीं में से एक टाइप लेक्सिकल कोहेशन भी थी, उसको भी डिस्कस किया। यहाँ पर ये असाइनमेंट उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करती है। लेक्सिकल कोहेशन क्या है, लेक्सिकल कोहेशन की टाइप्स क्या हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम लेक्सिकल कोहेशन और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेक्सिकल कोहेशन, वर्ड्स दैट गो टुगेदर, ऐसे लफ्ज़ जो कि साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकल कोहेशन। और ये कैसे होता है? लेक्सिकल कोहेशन comes about when the noun, verbs, adjective and adverbs in a text go together। कहते हैं कि लेक्सिकल कोहेशन उस वक्त आता है जब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये अल्फाज किसी भी तहरीर में साथ साथ चलें एंड रिलेट टू ईच अदर इन सम वे, और किसी अंदाज से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बयान करें, एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, रिलेशन हो उनका। द वर्ड्स इन ए टेक्स्ट कैन रिलेट टू ईच अदर। कहते हैं कि किसी भी तहरीर में लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेपिटिशन, सिनोनिम एंड कोलोकेशन। कहते हैं कि लफ्ज़ आपस में इंटर रिलेट जो करते हैं वो किस तरह करते हैं? रेपिटेशन के ज़रिए से, सिनोनिम के ज़रिए से और कोलोकेशन के ज़रिए। इसके अलावा और भी हैं, और भी मेथड हैं। फ़िलहाल लेक्सिकल कोहेशन में आप जस्ट मुख्तसर तौर पर शॉर्टली इन तीन को ही बयान करें अगर लेक्सिकल कोहेशन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो लेक्सिकल कोहेशन में कहता है कि तीन तरीके से लफ्ज़ एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, और वो तीन मेथड कौन से हैं? एक रेपिटेशन का है, सिनोनिम का है और कोलोकेशन का है। यानी कि ये तीन इसके टाइप होंगे। इन एकेडमिक राइटिंग लेक्सिकल कोहेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक अहम फैक्टर है, एक अहम अमल है, अवामिल है, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल कोहेशन ऑफ योर राइटिंग, जो कि आपकी राइटिंग में ओवरऑल कोहेशन क्रिएट करता है, एक मुकम्मल तौर पर उसको मरबूत करता है आपकी राइटिंग को। तो इसलिए बहुत अहम फैक्टर है लेक्सिकल कोहेशन। दिस सेक्शन विल इंट्रोड्यूस ब्रीफली टू द कंसेप्ट ऑफ लेक्सिकल कोहेशन। कहता है कि ये सेक्शन आपको लेक्सिकल कोहेशन के कंसेप्ट के बारे में बताएगा एंड प्रोवाइड यू विद सम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, और आपको एक्सरसाइज और चंद एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला लेक्सिकल कोहेशन का जो अंदाज है वो है रेपिटिशन, कि रेपिटिशन के ज़रिए से कोहेशन क्रिएट होता है। हम एक ही बात को दोबारा दोबारा दोहरा देते हैं, तो यूं दोहराई कोहेशन क्रिएट करती है। एक लफ्ज़ का पहले हमने उसको रिवाइज़ किया, बयान किया, फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज़ कर दिया, फिर आगे फिर रिवाइज़ कर दिया। In the mean of revision, we are creating cohesion in our text। अपने टेक्स्ट में हम कोहेशन क्रिएट कर रहे हैं, अपने टेक्स्ट को कोहेशन जोड़ रहे हैं, एक बात को, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ जोड़ना, तो अपनी तहरीर को मरबूत कर रहे हैं रेपिटेशन के ज़रिए से। When a lexical item, जब कोई भी लेक्सिकल आइटम, कौन से लेक्सिकल आइटम है जी? ये लेक्सिकल आइटम, लेक्सिकल आइटम, लेक्सिकल कहते हैं लफ्ज़ को, वर्ड। लेक्सिकल आइटम, कोई भी लेक्सिकल आइटम जैसे कि नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कोई भी, ये तमाम की तमाम लेक्सिकल आइटम है। कहते हैं कि जब ये अल्फाज, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स एंड वेरिएशन ऑफ वर्ड्स, और
लफ्ज़ों की जो वेरिएशन है आर रिपीटेड, वो रिपीट हो जाएं, इट कंट्रीब्यूट्स टू द टेक्स्ट ओवरऑल कोहेशन, तो फिर ये टेक्स्ट में ओवरऑल कोहेशन क्रिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जूलिया कैस्टिलो इज फेसिंग ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रही है एट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन। वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन में एक मुश्किल सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रही है। शी हैज़ डिफ़िकल्टी फंक्शनिंग इन एग्जेक्टिव टीम। देखें, पहले डिफ़िकल्ट आया था, दोबारा फिर डिफ़िकल्टी, ये रिपीट हो गया। तो यूँ रेपिटेशन के ज़रिए से कोहेशन, पहले भी डिफ़िकल्ट था पिछले सेंटेंस में और अगले सेंटेंस में डिफ़िकल्टी आया, तो यूँ ये लफ्ज़ रिपीट हुआ, ये लफ्ज़ रिपीट होकर कोहेशन क्रिएट कर रहा है। ये लफ्ज़ पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ उसके कंसेप्ट को जोड़ रहा है। पिछले जुमले में डिफ़िकल्टी का मेन थीम आया, मेन उसने आइडियोलॉजी बयान की उसकी सेंटेंस की, और अगले सेंटेंस में भी उसी थीम को बयान किया जा रहा है। तो यूँ ये लफ्ज़ रिपीट होकर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। एक्चुअली हम कोहेशन पढ़ रहे हैं और तमाम कोहेशन के जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, हर टाइप में यही चीज़ होती है कि उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मरबूत हो जाता है, जुड़ जाता है किसी न किसी अंदाज के साथ। तो यूँ यहाँ पर रेपिटेशन के थ्रू सेंटेंस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट हुआ है, इसमें कोहेशन आया है। नेक्स्ट है, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट all children in Australia have the right to be educated in their mother tongue। कहते इस पर बहस की गई है, इस पर दलाइल दिए जा सकते हैं कि तमाम चिल्ड्रन को, तमाम बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में हक होना चाहिए कि उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, टीच किया जाए। Many children in the past have spent months or years in school without understanding lessons। बहुत से चिल्ड्रन माजी में महीनों और सालों गुजार चुके हैं स्कूलों के अंदर कि उन्होंने कोई भी सबक अंडरस्टैंड नहीं किया होता, वजह मदर टंग का ना होना है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग जो है, लेसन का मदर टंग का एब्सेंस है। तो पिछले सेंटेंस में उसने ऑल चिल्ड्रन को बयान किया, दूसरे सेंटेंस में भी चिल्ड्रन को बयान कर दिया, चिल्ड्रन का लफ्ज़ उसने रिपीट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन, और ये यहाँ पर कोहेशन क्रिएट हुआ है। तो नेक्स्ट जो कोहेशन है वो है, नेक्स्ट है सिनोनिम। सिनोनिम देखते हैं अब हम। लेक्सिकल कोहेशन अकर्स, कहते हैं लेक्सिकल कोहेशन, लफ्ज़ी कोहेशन जो है वो वाक़ होता है कब? when a word is in some ways synonymous as a word that went before it in the text। कहते हैं कि लेक्सिकल कोहेशन उस वक्त भी होता है जब एक लफ्ज़ किसी अंदाज से किसी दूसरे लफ्ज़ का सिनोनिम बन जाए, एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ का सिनोनिम हो तो भी कोहेशन क्रिएट होता है। वहाँ हमने पहले पढ़ा था रेपिटेशन में एक ही लफ्ज़ रिपीट होता है, यहाँ पर लफ्ज़ रिपीट नहीं होता बल्कि लफ्ज़ की जगह पर कोई ऐसा लफ्ज़ रिपीट होता है, सेम वर्ड रिपीट नहीं होता बल्कि ऐसा वर्ड रिपीट होता है जो कि पिछली बात का, पिछले वर्ड का सिनोनिम होता है किसी भी अंदाज से। मिसाल के तौर पर, इन आवर टेक्स्ट, इन आवर एग्जाम्पल, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन, जो ऊपर एग्जाम्पल आई थी यहाँ पर, ये पहले पैराग्राफ में है, जूलिया कैस्टिलो इज़ फेसिंग ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन।
वहाँ पर जो है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ रिपीट हुआ था, लफ्ज़ यूज़ हुआ है वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन। तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है, उसी की उसने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया है और नीचे ये सेंटेंस यूज़ किए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ उसने उसी को दोबारा लिखा हुआ है कि जूलिया कोस्टेलो इज़ फेसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन। शी हैज़ डिफ़िकल्टी फंक्शनिंग इन द कंपनीज एग्जेक्टिव टीम, कंपनीज एग्जेक्टिव टीम। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन कंपनी का नाम उसने लिखा है, और दूसरे सेंटेंस में उसने लिखा है शी हैज़ डिफ़िकल्टी फंक्शनिंग इन द कंपनीज। तो ये कंपनी कौन सी? द कंपनी। अब ये कंपनी जो है ये इट इज़ द सिनोनिम ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन। इस पैराग्राफ में कंपनी का लफ्ज़ वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन इसका सिनोनिम के तौर पर यूज़ हुआ है, द कंपनी। दी कंपनी यहाँ पर यानी कि हम इसको देखें ग्रामेटिकली, दी लगा दिया गया मीन्स दैट कंपनी को स्पेसिफाई कर दिया गया। कंपनी कौन सी? वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ कॉरपोरेशन। तो ये इसको स्पेसिफाई किया गया है। तो यूं सिनोनिम के ज़रिए से यहाँ पर कोहेशन क्रिएट किया गया है। सिनोनिम कौन कौन से हैं? वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन और द कंपनी। तो दोनों डिफरेंट वर्ड थे लेकिन एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिनोनिम। तो यहाँ पर यूं कोहेशन आया। नेक्स्ट है कि अच्छा, एक और हमने शायद अपने लास्ट जो पढ़ी थी कहीं पर लेक्चर लिए थे, उनमें मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आ रही है। वहाँ पर था फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंटेंस हमने एक पढ़ा कि अली इज़ क्लाइंबिंग ओवर द ट्री। अली दरख्त के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। और अगला सेंटेंस द लैड इज़ फॉलिंग डाउन। लैड मीन बॉय, बच्चा नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर लैड और अली दोनों सिनोनिम हुए। लैड जो है और अली दोनों एक ही शख्स को रेफर कर रहे हैं। और इसी तरह लैड की जगह मैं कह दूं द इडियट इज फॉलिंग डाउन। दैट्स वाई बोथ वर्ड्स आर रेफरिंग टू द सेम वर्ड। नेक्स्ट है कि another type of synonym is when the word relate to each other in terms of specific general। कहते हैं सिनोनिम की एक और टाइप वो है कि जब लफ्ज़ एक दूसरे के साथ रिलेट करें इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जनरल, स्पेसिफिक और जनरल की टर्म्स में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हों तो वो भी सिनोनिम कहलाता है। अब स्पेसिफिक और जनरल ये टर्म क्या है? ये जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अली और लैड की, अली या बॉय की। अली इज़ क्लाइंबिंग ओवर द ट्री, द बॉय इज़ फॉलिंग डाउन, द लैड इज़ फॉलिंग डाउन, द इडियट इज़ फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पर द बॉय, द लैड, द इडियट। अब लड़का ये एक जनरल टर्म है, एक आम टर्म है, बहुत से लड़के हो सकते हैं, लेकिन लड़का स्पेसिफाई कर दिया गया पहले सेंटेंस में अली है। तो यूं स्पेसिफिक अली था और लड़का जो टर्म थी, बॉय जो टर्म थी, वो स्पेसिफिक जनरल हो गई। तो इनका आपस में रिलेशन स्पेसिफिक और जनरल का रिलेशन हो गया। दोनों ही सिनोनिम हैं। क्योंकि सिनोनिम क्यों हुए? क्योंकि एक ही लफ्ज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों एक तो सिनोनिम हो गए और किस अंदाज से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं ये
स्पेसिफिक और जनरल टर्म में, जनरल मीन्स में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं कि एक चीज़ स्पेसिफिक है और दूसरी चीज़ जनरल है, लेकिन दोनों एक ही काइंड को, एक ही चीज़ को रेफर करते हैं। नेक्स्ट है कि आगे उसकी कहता है, एग्जाम्पल देता है, दैट इज व्हेन द स्पेसिफिक आइटम्स आर काइंड ऑफ समथिंग। कहता है कि उस वक्त होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की, कोई आइटम किसी दूसरी चीज आइटम का उसकी किस्म हो, उसकी टाइप हो, तो जो है ये उस वक्त स्पेसिफिक और जनरल का जो कंसेप्ट है, जनरल जो टर्म है, वो अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर आगे बताता है कि मिसाल के तौर पर फ्लैक्स, हेम्प एंड टिम्बर आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ शिप बिल्डिंग मटीरियल्स। तो ये तीनों चीज़ें शिप बिल्डिंग मटीरियल की किस्में हैं। शिप बिल्डिंग का जो मटीरियल है उसकी तीनों ही ये किस्में हैं। तो शिप बिल्डिंग मटीरियल ये लफ्ज़ और फ्लैक्स, हेम्प, टिम्बर, ये तीनों ही, इन तीनों का शिप बिल्डिंग मटीरियल के साथ जो रिलेशन हुआ वो स्पेसिफिक और जनरल का रिलेशन हुआ, क्योंकि ये इन तीनों इनकी किस्में हैं शिप बिल्डिंग मटीरियल की। इसी तरह आगे आसान ज़रा एक है एग्जाम्पल, उसमें लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर। ह्यूमन रिसोर्स के ऑफिसर, द मैनेजर, ये भी ज़ाहिर कोई वर्कर है, ऑफिसर है। आगे है द वर्कर्स, ये भी मुलाजमीन है, मतलब तीनों की तीनों मुलाजमीन हैं। और ऑल काइंड्स ऑफ स्टाफ्स आर एम्प्लॉयज़, ये तीनों की तीनों स्टाफ की या एम्प्लॉयज़ की किस्में हैं। तो यूँ अगर कोई लफ्ज़ स्टाफ का आ जाए, स्टाफ और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, द मैनेजर, द वर्कर्स, अब ये तीनों स्टाफ की किस्में हैं, एक ही चीज़ को, एक ही बात को इंडिकेट करती हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ आ जाए तो ये तीनों की तीनों एम्प्लॉयज़ भी हैं, उसकी किस्में हैं। तो ये सिनोनिम हो गए और आपस में इनका रिलेशन जनरल टू स्पेसिफिक का हो गया। अब स्टाफ जो है ये एक जनरल टर्म है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया उस स्टाफ को कि कौन सा स्टाफ है वो। मैनेजर, स्टाफ इसी तरह एक जनरल टर्म हुई, मैनेजर हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अल्टरनेटिवली द वर्ड कैन बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ समथिंग। वहाँ था जनरल और स्पेसिफिक का रिलेशन में बताता है वो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की किस्म होगी, जबकि यहाँ पर है एक चीज़ दूसरी चीज़ का हिस्सा होगी। एक चीज़ दूसरी चीज़ का हिस्सा होगी। मिसाल के तौर पर हम ये रीजन की बात करते हैं अपने इलाके में। अब कोई शख्स यूँ कहे कि वार्ड नंबर 1 में ये काम हुआ जी, तो फ़लाँ मस्जिद जो है वो वार्ड नंबर 1 में वाक़ है, या मैं वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। तो अब कोई यूँ कह दे कि मैं दुनियापुर में रहता हूँ, तो अब वार्ड नंबर 1 जो है वो दुनियापुर का पार्ट है। तो यूँ पार्ट का और होल का रिलेशन, पार्ट और होल का रिलेशन जो है यहाँ पर भी जो है कोहेशन क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर आगे बयान करता है द स्पिलवे, द डैम वॉल आर पार्ट्स ऑफ डैम। डैम की हिस्से हैं। डैम के दो हिस्से बयान किए उसने, एक तो डैम वॉल, दीवार उसकी, दूसरा स्पिलवे, ये उसने बयान किया। दोनों के दोनों ये डैम के हिस्से हैं। तो यहाँ पर जो है कोहेशन यूँ क्रिएट हुआ, डैम वॉल का डैम के साथ, स्पिलवे का डैम के साथ कोहेशन क्रिएट हुआ। कैसे हुआ? पार्ट ऑफ समथिंग के ज़रिए, ये उसका पार्ट है। तो यूँ दोनों सिनोनिमस हुए, किसी न किसी अंदाज में एक दूसरे के सिनोनिम हुए। डैम और डैम वॉल एक दूसरे के सिनोनिमस हो गए। इसी तरह द नी जॉइंट्स, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट आर पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। ये दोनों ही स्केलेटन की हिस्से हैं। नी जॉइंट ये भी स्केलेटन का हिस्सा है,
एल्बो जॉइंट ये भी स्केलेटन का हिस्सा है। तो इस तरह इन दोनों का आपस में यहाँ पर कोहेशन क्रिएट हो रही है। जब ये सेंटेंस में यूज़ होंगे तब कोहेशन क्रिएट होगी। तो इस तरह यहाँ तक हमारा ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट है कोलोकेशन। कोलोकेशन में क्या है? कोलोकेशन में मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था कि जब कोई वर्ड यूज़ हो तो वो वर्ड जिस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है वो चीज़ जिस इन्वायरमेंट में पाई जाती है उसके इर्द गिर्द की चीज़ें, उससे कंसर्निंग और दूसरी चीज़ें जो हमारे जहन में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर डस्टर यूज़ हो, जैसे ही डस्टर यूज़ होगा हमारे जहन में फौरी तौर पर वाइट बोर्ड भी आ जाएगा, बोर्ड मार्कर भी होगा, चेयर भी आ जाएगी, क्लासरूम, तो क्लासरूम की सब चीज़ें हमारे माइंड में आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे की कोलोकेशन है। डस्टर की कोलोकेशन वाइट बोर्ड भी है, डस्टर की कोलोकेशन जो है वो बोर्ड मार्कर भी है, क्लासरूम भी है, चेयर भी है। तो इस तरह ये कोलोकेशन है। तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ एक्सपेक्टेंसी रिलेशन। कहते हैं ये एक एक्सपेक्टेंसी रिलेशन है कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिलेशन को। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब एक वर्ड हमारे जहन में आता है तो हम दूसरे वर्ड को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ए सर्टेन वर्ड अकर्स, जब कोई भी लफ्ज़ आए, यू एक्सपेक्ट अनदर वर्ड, तो आप एक और वर्ड को एक्सपेक्ट करते हैं। और वर्ड्स या मुख्तलिफ वर्ड्स को एक्सपेक्ट करते हैं। तो टू अकर विद इट, जो इसके साथ अकर होते हैं, जो इसके साथ वाक़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एलमेंट, मिसाल के तौर पर एलमेंट एक लफ्ज़ है, बीमारी एक लफ्ज़ है, इज़ लाइकली टू बी फाउंड टुगेदर। अब बीमारी के साथ साथ कुछ और अल्फाज भी पाए जाते हैं। कौन से जी? विद द प्रेस्क्राइब, डायग्नोज एंड ट्रीट। प्रेस्क्राइब, अब ज़ाहिर बीमारी है तो उसके लिए कोई ना कोई नुस्खा तजवीज़ किया जाएगा। डायग्नोज, बीमारी डायग्नोज की जाएगी, तशख़ीस की जाएगी। एंड ट्रीट, और उसका इलाज किया जाएगा। तो ये तीनों लफ्ज़ जो हैं वो एलिमेंट के कोलोकेशन हो गए। इन अदर वर्ड्स, देयर इज़ ए टेंडेंसी फॉर द आइटम्स टू अकर टुगेदर। इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में कहता है कि चंद अल्फाज का रुझान कि वो एक दूसरे के साथ वाक़ होते हैं। जब कोई एक लफ्ज़ यूज़ होता है तो हमारे जहन में इससे कंसर्निंग दूसरे लफ्ज़ भी आ जाते हैं। तो ये कोलोकेशन हो गया। तो इस तरह आज के हमने लेक्चर में लेक्सिकल कोहेशन को डिस्कस किया। लेक्सिकल कोहेशन क्या होता है? जो कि लफ्ज़ों के ज़रिए से मतलब एक लिंक क्रिएट किया जाता है सेंटेंस में। और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? ये रेपिटेशन के ज़रिए से, सिनोनिम के ज़रिए से और कोलोकेशन के ज़रिए से। रेपिटेशन के ज़रिए से हम रिपीट कर देते हैं सेम वर्ड को, और इसी तरह सिनोनिम के ज़रिए से, सिनोनिम कोई भी लफ्ज़ जो है वो दूसरे लफ्ज़ के नियर अबाउट होता है, वो उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। तो सिनोनिम हमने बड़ा मुख्तलिफ अंदाज से एक दूसरे का सिनोनिम किस तरीके से वो लफ्ज़ एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, ये हमने पढ़े। और लास्ट वन था कोलोकेशन, कि कोई भी लफ्ज़ एक जगह पाया जाता है तो उसके इर्द गिर्द दूसरे अल्फाज जो पाए जाते हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। ये कोलोकेशन था। तो यूँ ये कोहेशन क्रिएट होता है सेंटेंस में। तो आगे आपके ज़िम्मे मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो ये असाइनमेंट है, ये एक पैराग्राफ दिया गया आपके सामने, लिखा है द डिसीजन टू एस्टेब्लिश ए पिनल कॉलोनी एट बॉटनी बे was based on more factors than just the need to dispose of convicts. अब पीनल कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाएगी। पीनल कॉलोनी मतलब ऐसी कॉलोनी जहाँ पर मुजरिमों को रखा जाता है, सज़ा याफ्ता लोगों को रखा जाता है। तो वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में फ़ैसला है जी। और आगे इसी सर्कल में एक और वर्ड यूज़ किया गया है, रेक्टेंगल बॉक्स में ये लफ्ज़ एक यूज़ किया गया, वो है कन्विक्ट्स, मुजरिम। तो पीनल कॉलोनी और कन्विक्ट्स ये
इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो गया, आप इस पर गौर करेंगे। तो यूँ ये पूरा एक पैराग्राफ है, आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ जो बॉक्स में है और जो लफ्ज़ अंडरलाइन है उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, आप उस रिलेशन को जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह वो अल्फाज जो सर्कल में हैं, जो बॉक्स में हैं और बोल्ड नहीं हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, आप इसको जो है जानने की कोशिश करें, इसमें समझें इसको कि जो लेक्चर की रोशनी में इस पैराग्राफ को रीड कर अच्छे तरीके से। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।